हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैलेंज स्टडी 93। आ जाओ सब। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ा था। उसमें हिंदी शब्द कैसे हुआ, कैसे आया, सामान्य परिचय पढ़ा था हिंदी भाषा का, और स्वर और व्यंजन के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ठीक है ना। तो आ जाओ आप। स्वरों का वर्गीकरण यानी कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया। मतलब 5 भागों में बांटा गया स्वरों को। उच्चारण की पहला, उच्चारण अवधि के आधार पर। फर्स्ट यानी कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर और दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर और दीर्घ स्वर कल भी बताया था मैंने। आज उसका पूरा वर्गीकरण है, आप याद कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसका नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उच्चारण अवधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर ए ई उ री, कल बताया था। लघु स्वर ए ई उ री 4 होते हैं। लघु स्वर क्वेश्चन आता है ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्वर है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें लघु स्वर बताना होता है हमें। तो आप याद कर लेना, ये चारों ही लघु स्वर होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, रीश्व स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं, और यानी कि इनके 3 नामों से और जाना जाता है लघु स्वर को। मूल स्वर, रीश्व स्वर, एक मात्रिक स्वर। ये 4 होते हैं ए ई उ री, यानी कि इनमें से कोई भी दे देगा। निम्नलिखित में से रीश्व स्वर कौन से, निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन से, एक मात्रिक स्वर कौन से या लघु स्वर कौन से, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 ही होते हैं ए ई उ री, यानी कि एक मात्रिक यानी एक मात्रा का समय लगे, रीश्व यानी नाम से ही पता चल गया। छोटा होता है मूल यानी कि ए ई उ री, मूल याद रख लेना, ये ज़्यादा आता है एग्जाम में। 4 होते हैं। और अगला होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी कि बड़ा। दीर्घ स्वर 7 होते हैं कुल, यानी कि स्वर 11 होते हैं। उनमें से 2 भागों में बांट दिया, लघु और दीर्घ। 4 तो लघु हो गए, बाकी जो बचे 7 वो दीर्घ हो गए। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी कि 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ 7 होते हैं। इनको भी यानी कि ए आई ओ औ ये मिलकर बने हैं 2 शब्दों से, इसीलिए इनको दीर्घ कहते हैं। यानी कि अ या आ प्लस ई या ई मिलने पर ए बनता है, ए बनता है। अ या आ प्लस ई या ई के मिलने पर ये बनता है आई। अ या आ प्लस ए या आई के मिलने पर आई बनता है। आगे ओ, अ या आ प्लस उ या उ के मिलने पर ओ बनता है औ। अ या आ प्लस ओ या औ के मिलने पर ओ बनता है। यानी कि इन स्वरों को मिलाने पर ये स्वर बनते हैं, इसलिए इनको दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया, यानी कि 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार को भी 2 भागों में बांटा गया, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। यानी कि उच्चारण करते समय, यानी कि इसमें कम समय लगता है उच्चारण करते समय, इसमें ज़्यादा समय लगता है। लघु स्वर और दीर्घ स्वर 2 भागों में बांटा गया। लघु स्वर ए ई उ री 4 होते हैं। इन्हें मूल स्वर, रीश्व स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनको ए ऐ ओ औ को ये इन स्वरों से मिलकर बनते हैं। ए या आ प्लस ई या ई, ए ए या आ प्लस ए या आई ओ। ए या आ प्लस उ या उ औ। ए या आ प्लस ओ औ, इनसे मिलकर ये स्वर बनते हैं। दीर्घ स्वर फर्स्ट पढ़ लिया हमने, अगला पढ़ेंगे हम सेकंड प्रकार पढ़ेंगे। एक प्रकार पढ़ लिया था, सेकंड प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि होठों के आधार पर, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। होठों के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, यानी कि जिनको बोलने पर जो होठों की आकृति बनती है ना, उसे ओष्ठाकार कहते हैं, ओष्ठाकृति कहते हैं। उसके आधार पर बांटा गया। वृत्ताकार यानी कि जिनके बोलने पर अपना मुंह पूरा गोल हो जाता है, यानी वृत्त की तरह हो जाता है ना, उसे वृत्ताकार बोलते हैं। अपना पूरा मुंह वृत्त की तरह हो जाए, जैसे ऊ बोल के देखो ऊ,
ऊ, ओ, औ। पूरा मुंह यानी कि वृत्त की तरह हो रहा है, इसलिए इनका वृत्ताकार बोलते हैं। ये चार होते हैं, ऊ, ओ, औ, चार होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। वृत्ताकार यानी कि जिनको बोलने पर हमारे मुंह की आकृति गोलाकार या वृत्ताकार हो जाती है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है, ऊ, ओ, औ। ओ बोलने से ही पता चल रहा है। दूसरा प्रकार है अवृत्ताकार, यानी कि जिनको बोलने में हमारा मुंह थोड़ा सा खुले लेकिन वृत्ताकार यानी कि वृत्त के समान न खुले, कम खुले, उसे अवृत्ताकार कहते हैं। अवृत्ताकार सात प्रकार के होते हैं, यानी कि सात होते हैं, इनकी संख्या सात होती है। आ ई डी ए आई, यानी कि बोल के देखो इसमें हमारा मुंह कम खुल रहा है बिल्कुल, इसलिए इनको अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। ये इनकी संख्या सात होती है, वृत्ताकार की संख्या चार होती है। संख्या याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, संख्या बहुत पूछी जाती है बहुत से एग्जामों में। अगला पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि जीभ जहाँ टच हो रही है। जीभ की तीन भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च। मतलब अग्र भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मध्य भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, पश्च भाग से कौन से स्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार, यानी कि हम जो स्वर बोलते हैं ना, वो जीभ कहाँ का टच होती है उसके आधार पर है। तीन प्रकार के होते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी कि ई री ए आयु, यानी कि अग्र स्वर बोलने में हमारा जीभ का भाग, आगे का भाग सक्रिय रहता है, इसलिए उनको अग्र स्वर बोलते हैं। बोल के देख लेना, बोल के देखो। ई या ई री ए आई पांच होते हैं, ये पांचों अग्र स्वर यानी कि जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। मध्य अ की ध्वनि जीभ के मध्य से यानी कि मध्य भाग टच होता है ऊपर की ओर, तब बोलते हैं अ। एक होता है मध्य स्वर। पश्च स्वर यानी कि पीछे की ओर जो जीभ सक्रिय होती है उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पांच होती है, आ उ ओ औ। इनकी संख्या पांच होती है, ठीक है ना। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र भाग ए ई डी ए आई, अग्र स्वर आगे भाग से बोले जाते हैं, इसलिए अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पांच होती है। मध्य स्वर ए यानी कि मध्य भाग से बोले जाते हैं, एक होती है। पश्च भाग यानी पीछे के भाग से, इनकी संख्या पांच होती है, आ उ ओ पांच होती है। अगला चौथा प्रकार है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार होते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर पांच प्रकार के होते हैं। यानी जिस प्रकार संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत यानी मुख्य आकृति बनती है ना, उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत की संख्या पांच होती है, ई उ री, यानी कि पांच प्रकार के होते हैं। अर्ध संवृत ए या औ, दो होते हैं, ए और औ यानी कि दो होते हैं। विवृत आ, एक विवृत होता है। अर्धविवृत ए आई ओ औ, ये तीन होते हैं, ठीक है ना। इन यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, यानी कि इन 11 स्वरों का खेल है। जितने भी बांटा गया है ना, वो अलग अलग आकृति के अनुसार, मुख्य की आकृति के अनुसार, मुख आकृति के आधार पर, जीभ के अनुसार जीवा के आधार पर, और ओष्ठ के अनुसार ओष्ठ आकृति के अनुसार, उच्चारण के आधार उच्चारण स्थान के आधार पर इसने पांच भागों में बांटा गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में यानी कि ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। ये चार होते हैं, उ ओ औ। अवृत्ताकार यानी कि हमारा मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, ए आ ई री ए आई, यानी कि इनकी संख्या सात होती है। तीसरा प्रकार हो जाएगा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि कहाँ से जीभ सक्रिय रहती है या क्रिया करती है। तीन प्रकार के और तीन भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर की संख्या पांच होती है, ई डी ए आई। मध्य की एक होती है, ए। पश्च की पांच होती है, आ उ ओ पांच होते हैं। चौथा भाग मुख आकृति के आधार पर चार होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। इनको याद कर लेना, ये
एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। संवृत, अर्धविवृत ये बहुत देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। संवृत स्वर 5 होते हैं, ई उ री। अर्ध संवृत 2 होते हैं, ए या ओ। विवृत 1 होता है, केवल आ। अर्धविवृत 3 होते हैं, ए आई ओ औ। यानी कि इनको याद कर लेना। अगला 5वां प्रकार पढ़ेंगे हम। 4 प्रकार पढ़ लिए हमने। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। 4 हमने पढ़ लिए, 5वां पढ़ेंगे। 5वां यानी कि नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 प्रकार के नाक के अनुसार बोले जाते हैं, वो नासिका के आधार पर कहलाते हैं। निम्नुनासिक, निम्नुनासिक। निम्नुनासिक में सभी स्वर आते हैं। अनुनासिक, निम्नुनासिक यानी जो मुख और नाक की सहायता से बोली जाती है उन्हें निम्नुनासिक कहते हैं, जिसमें सभी स्वर आते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक जो केवल नाक की सहायता से बोली जाती है वो अनुनासिक कहलाते हैं। निम्नुनासिक में सभी स्वर आते हैं। अनुनासिक में जिसमें चंद्र बिंदु होता है ना, वो सब अनुनासिक के अंदर आते हैं। यानी कि जितने भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक के अंदर आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लग जाए अनुनासिक पे आते हैं। निम्नुनासिक में सभी स्वर यानी कि नॉर्मल आ ये नॉर्मल होते हैं ना, वो निम्नुनासिक होता है। नासिका के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से 2 भागों में बांटा गया, निम्नुनासिक और अनुनासिक। निम्नुनासिक में सभी स्वर आते हैं और अनुनासिक में चंद्र बिंदु वाले स्वर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण हो गया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरणों को पांच प्रकार यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। स्वरों को वर्गीकरण पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर पढ़ा तीसरा, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर पढ़ा मुखाकृति के आधार पर 4 होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत और विवृत और अर्धविवृत पढ़ा था। इनकी सबकी संख्या याद कर लेना और एग्जिट स्वर भी याद होने चाहिए। कौन सा संवृत है, कौन सा विवृत है, कौन सा जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है, कौन सा मध्य से बोला जाता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है ना। 5वां प्रकार पढ़ा था हमने। नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, निम्नुनासिक और अनुनासिक। निम्नुनासिक में सभी स्वर आते हैं, अनुनासिक में चंद्र बिंदु आते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया था पार्ट 1 में। व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया है, मैंने पढ़ा दिया पार्ट 1 में, आप जाके देख लो, ठीक है ना। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण यानी कि वर्णों को बांटा गया। स्वर तंत्रियों के आधार पर यानी कि जिन स्वरों को बोलने में कंपन होता है वो स्वर तंत्रीय वर्ण कहलाता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कौन कौन से व्यंजन और स्वर आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला यानी वर्ग जानते हो, क वर्ग का यानी पूरा क ख ग ग ग ng यानी कि पूरा क वर्ग का पहला यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला क और तीसरा ख ग ग और 5वां वर्ण यानी अंग लास्ट का 5वां वर्ण, ये सब अल्पप्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, 5वां वर्ण ये अल्पप्राण में आते हैं। और महाप्राण में अल्पप्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और ये रलव और सभी स्वर ये अल्पप्राण में आते हैं। ये रलव और सभी स्वर ये अल्पप्राण में आते हैं, ठीक है ना। ये अल्पप्राण में याद करने आपको। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, ये रलव यानी कि अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये सब अल्पप्राण में आते हैं। महाप्राण, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का यानी कि दूसरा चौथा वर्ग यानी ख ग छ ज ट ठ थ द फ
तथा स तीनों स और है, यानी कि कुल 14 होते हैं। कुल 14 व्यंजन स्वर होते हैं। कुल 14 महाप्राण में आते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और येरलवा और सभी स्वर अल्पप्राण में आते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ग आता है तथा तीनों से यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य स्वर और दंत्य स्वर और है। कुल 14 होते हैं इसमें महाप्राण में। इन अल्पप्राण में गिन लेना आप कितने होते हैं, इनकी संख्या भी लिखनी है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी होती है। महाप्राण की मैंने लिख दी है। अल्पप्राण को आपको बताने, स्वतंत्रियों में 2 प्रकार के आधार वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, अल्पप्राण, महाप्राण। ऐसे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी स्वतंत्रियों के आधार पर कि वर्ण कितने प्रकार की होती है, तो हमें लिखना है 2 प्रकार की। अगला बढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी कि कौन सा स्वर या व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से कौन सा भाग सक्रिय रहता है, कौन सा भाग ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। उच्चारण स्थान इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। पहला है कंठ, यानी कि कंठ, हमारा कंठ है, उसमें कौन कौन सा व्यंजन या स्वर बोला जाता है। इनके सूत्र यानी ट्रिक लेके आई हूँ, इस सूत्र को आप याद कर लेना, आप सभी याद हो जाएंगे। कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से व्यंजन स्वर बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन से बोले जाते हैं, दंते से कौन से बोले। उच्चारण स्थान को 11 प्रकार से बांटा, यानी कि इनके 11 प्रकार है बोलने का, 11 भागों में बांटा गया कंठ के आधार पर। अकुह विसर्जन नामक कंठ है, इन शब्द को 4-5 बार बोलोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाए। अकुह विसर्जन नाम कंठ है, अकुह विसर्जन नाम कंठ है, अकुह विसर्जन नाम कंठ है। अ यानी कि अया, स्वर अया। कु यानी कि क वर्ग, संस्कृत में कु सुना होगा आपने, क वर्ग, इसका मतलब क वर्ग होता है। अकुह विसर्जन नाम कंठ है। और विसर्ग, अकुह विसर्जन नाम कंठ है, विसर्ग यानी कि अ आ क वर्ग और विसर्ग कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। क ख ग ग यानी कि क वर्ग और अ आ और विसर्ग कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, कंठ के द्वारा उच्चरित होते हैं, ठीक है ना। अगला है तालु। तालु की यानी कि ई और च वर्ग, च वर्ग यानी च छ ज इ और ये स। इचु येषा नाम तालु, ये सूत्र याद रखना आप, इचु येषा नाम तालु, इचु येषा नाम तालु। ई यानी कि ई के आधार पे ई आएगा, चु यानी च वर्ग आ जाएगा, च छ ज इ। येषा नाम है, ये का मतलब ये हो जाएगा, से का मतलब से हो जाएगा, इनका नाम है तालु, यानी तालु से बोले जाते हैं। इचु येषा नाम तालु, ये सूत्र याद कर लेना आप। कंठ में अकुह विसर्जन नाम कंठ है, ये याद रखना। अगला हो जाएगा मुर्दा। मुर्दा ऋतु रसाणाम मुर्दा है, ऋतु रसाणाम मुर्दा। री और ट वर्ग, डी और ट वर्ग, ट ठ ड न र और से मुर्दा से बोले जाते हैं। मुर्दा यानी कि मसूड़े, मुर्दा से बोले। ऋतु रसाणाम मुर्दा, री और ट वर्ग, ट ठ ड न और र मुर्दा से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मुर्दा, ऋतु रसाणाम मुर्दा, ऋतु रसाणाम मुर्दा, ये सूत्र याद करना है। फिर दंत, अपने दांतों से, दंता यानी दांत से। ऋतु लसाणाम दंता, ऋतु लसाणाम दंता, ऋतु लसाणाम दंता। री का मतलब ल, टू का मतलब त वर्ग, टू का मतलब त वर्ग यानी कि त थ द न। लसाणाम, ल का मतलब ल, स का मतलब स यानी कि दंत्य स। लसाणाम दंता में इनके नामों को दंत बोलते हैं। त वर्ग त थ द न, त वर्ग के अंदर और ल और स दंत के द्वारा बोले जाते हैं, यानी कि दंत के द्वारा उच्चरित होते हैं। इनमें दांतों की सहायता ज्यादा ली जाती है, ठीक है ना। अगला ऋतु लसाणाम दंता, ऋतु लसाणाम दंता है, इसे याद कर लेना। अगला है ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ से कौन से स्वर उच्चरित होते हैं, स्वर और व्यंजन उच्चरित। उपुपोष्टो, उपुपोष्टो, ये सूत्र बहुत आसान है, उपुपोष्टो याद कर लेना। उ और उ,
प वर्ग यानी कि ऊ और प वर्ग प फ ब ब म ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। ऊ और प वर्ग ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। उपपोष्टो एक बार फिर से देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के कुल 11 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार पढ़ा हमने कंठ यानी कि कंठ अक्व विसर्जनाम कंठ है। क वर्ग अ आ और विसर्ग कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर पढ़ा तालु यानी इच्चु ऐसा नाम तालु ई और च वर्ग ई और च वर्ग ये और से तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर पढ़ा हमने मुर्दा यानी तीसरा प्रकार मुर्दा पढ़ा ऋतु रेशाना मुर्दा री और ट वर्ग र और स मुर्दा के द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर पढ़ा हमने दंत यानी कि दंत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको याद कर ही लेना है। ऋतुलेशानाम दंता यानी कि त वर्ग और ल और से दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं। ऋतुलेशानाम दंता। फिर पढ़ा हमने ओष्ठ यानी कि उपपोष्टो। फिर पढ़ा उपपोष्टो यानी ऊ और प वर्ग ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। ऋतुलेशानाम यानी कि त वर्ग और ल और से दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं और ऊ प वर्ग ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। उपपोष्ट है। अगला उच्चारण स्थान पढ़ेंगे हम यानी कि छठा उच्चारण स्थान पढ़ेंगे नासिका। नासिका के आधार पर नासिका अंगयणनम नासिकीय अंगयणनम नासिकीय ये सूत्र यानी कि अंगयणनम नासिकीय यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ये भी याद रख लेना। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। अंगयणनम नासिकीय। फिर अगला है 7वां प्रकार का वर्तस्य यानी मसूड़े के द्वारा रणलक्षज यानी कि रणलक्षज ऐसे याद है। र और न और ल स ज वर्तस्य यानी मसूड़ा के द्वारा उच्चारित होते हैं। अगला है कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से कौन से स्वर या व्यंजन बोले जाते हैं। ए और आई कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। इनका सूत्र है एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु में तो ए का मतलब दैतो यानी दोनों ए कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। एदैतो कंठ तालु ए और आई कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। फिर अगला है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ के द्वारा ओ और औ दोनों स्वर कंठ और ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। कंठोष्टम ओदैतो कंठोष्टम इसका सूत्र है ओदैतो कंठोष्टम कंठ और ओष्ठ के द्वारा यानी ओदैतो कंठोष्टम कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। अगला है 10वां प्रकार दंत और ओष्ठ के द्वारा कौन सा बोले वह एक ऐसा व्यंजन हो जो दंत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। इसका सूत्र वकारस्य दंतोष्टम इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। फिर 11वां प्रकार आता है हमारा काकल्य और अल्ली जीवा। काकल्य और अल्ली जीवा में है आता है, इसे काकल्य और अल्ली जीवा भी बोलते हैं। ये याद रखना है को काकल्य और अल्ली जीवा उच्चारण स्थान में रखा गया है। एक बार फिर से बता देती हूँ। उच्चारण स्थान कुल 11 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कंठ जिसमें अक्व विसर्जनाम कंठा होता है, जिसमें क वर्ग और ए आ और विसर्ग आता है। क वर्ग ए आ और विसर्ग आता है। फिर दूसरा प्रकार होता है तालु जिसमें इचु ऐसा नाम तालु ई और च वर्ग ये और से तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर आता है मुर्दा यानी कि ऋतु रेशाना मुर्दा री और ट वर्ग और र और से मुर्दा के द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर आता है दांत के अनुसार त वर्ग और ल और से दांत के द्वारा उच्चारित होते हैं। ऋतुलेशानाम दंता है, इसका सूत्र है ऋतुलेशानाम दंता। फिर 5वां प्रकार आता है ओष्ठ यानी उपपोष्ट ऊ और प वर्ग ओष्ठ के द्वारा उच्चित होते हैं उपपोष्ट। फिर आता है नासिका अंगयणनम नासिकीय नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। नासिका की सहायता से बोला जाता है यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिका के द्वारा उच्चारित होता है।
फिर आता है वर्तशेन मशूड़ा, र न ल श ज रन लशज, मशूड़ा के द्वारा उच्चरित होता है। फिर आता है कंठ और तालु, अद्वैत तो कंठ तालु, यानी कि दोनों एक कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं, ए और आई। फिर आता है कंठोष्टम, नवा प्रकार आता है कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ के द्वारा ओ और औ बोले जाते हैं, यानी कि अद्वैतो कंठोष्टम। फिर आता है दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ के द्वारा वह बोला जाता है, वकारस्य दंतोष्टम। फिर है को बोलते काकल्य और अलीजीवा, काकल्य और अलीजीवा। ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। अब हम आपको रे के रूप बताऊंगी। पहले आप हमारी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर दे, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दे। आपको मैं रे के रूप बताती हूँ। रे के कुल कितने रूप होते हैं, बहुत से देख के होंगे आपने। रे के कुल 4 रूप होते हैं, देखा होगा कभी, ऐसा रे भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा। रे के 4 रूप होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, फिर नोट्स बनाने हैं। रे के 4 रूप होते हैं। रे यानी कि ये सिंपल रे यानी कि साधारण रे, राम रहीम रमेश, ऐसे उदाहरणों में देखने को मिलता है हमें रे। और ये वाला रे यानी कि आधा रे, ऊपर से आधा रे बोलते हैं। इन शब्दों में इनका प्रयोग होता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, चर्म, कर्म, जो भी हम बोलते हैं उसमें इस रे का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला तीसरा है इस रे का प्रयोग, यानी कि नीचे की तरफ डंडी लगी हुई है, इस रे का प्रयोग, जिसे कर्म, ब्रह्म, ग्रह, प्रकार, प्रसार, प्रचार, जो भी हम लिखते हैं ना, वो सब इस रे का प्रयोग करते हैं। फिर ट्रे यानी कि इस रे का प्रयोग ट्रक, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र और ट्रेलर आदि में इस रे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रे के कुल 4 रूप होते हैं, याद रखना आप, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, रे के कितने रूप होते हैं। रे के आपको याद रखना 4 रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। रे राम, ये रे राम, रहीम, रमेश, रमा आदि में देखने को मिलता है, जैसे रामायण वगैरह, इसमें ये रे मिलता है। ये कर्म, धर्म, मर्म, चर्म आदि में इस रे का प्रयोग होता है। कर्म, ब्रह्म, ग्रह, प्रकार और प्रसार, इस रे का प्रयोग होता है। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र और ट्रेलर आदि में इसी का प्रयोग होता है। ठीक है ना, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट देखना, फर्स्ट पार्ट में हम हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ा था, स्वर और व्यंजन के बारे में बात की थी हमने, उनका मतलब वर्गीय, हिंदी भाषा की बात की थी, वो कब स्टार्ट हुई, क्या लिपि थी उसकी, बाद में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, विश्व में कौन सी बोली जाती है, इस पे चर्चा की थी। स्वर और व्यंजन पर भी की थी, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा था, हिंदी भाषा के कौशल पढ़े थे, उनके माध्यम पढ़े थे, सभी पढ़ा था। आज की क्लास में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा हमने, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा, व्यंजनों का वर्गीकरण पहली क्लास में पढ़ा, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान वगैरह ये पढ़ा था। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हमारा यानी कि वर्णमाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे गाइस।